हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के अतुल सर क्लास 9th के बच्चों के लिए हिस्ट्री का ये चौथा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा चुका था कि फ्रांस का राजा लुई 16 अपनी सारी शक्तियाँ नेशनल असेंबली के लोगों के द्वारा बनाए गए संविधान को देने के लिए तैयार हो जाता है। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, आप टॉपिक देख सकते हैं। इस बार आपका टॉपिक है फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। यानी फ्रांस देश में एक संविधान आता है और राजतंत्र भी रहता है, परंतु वहाँ का राजा लुई 16 अब संविधान के अधीन हो जाता है, क्योंकि लुई 16 की सारी शक्तियाँ संविधान को दे दी जाती है, जिससे लुई 16 का जो पावर है वह लिमिटेड हो जाता है। ये पढ़ाई हमें करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस देश का संविधान 1791 में पूरा हुआ। नेशनल असेंबली के लोग फ्रांस देश के संविधान को लिखने का कार्य 1791 में पूरा कर दिया। और जैसे ही फ्रांस देश का संविधान 1791 में पूरा हुआ, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो राजा है उसकी शक्तियों को सीमित कर देना था। फ्रांस देश का जो राजा था लुई 16, उसकी शक्तियों को लिमिटेड कर देना था। इसीलिए फ्रांस देश के लोग यानी नेशनल असेंबली के लोगों ने संविधान लिखने का कार्य पूरा कर लिया। और जैसे ही संविधान लिखा गया, राजा की शक्तियाँ सरकार के 3 मुख्य अंगों में बांट दिया गया, 3 मुख्य संस्थाओं में बांट दिया गया। ये 3 मुख्य जो संस्थाएं थी वह थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। यानी राजा की शक्तियों को बांटकर लेजिस्लेचर को दिया गया, एग्जीक्यूटिव को दिया गया और जुडिशियरी को दिया गया। लेजिस्लेचर का मतलब अब वह बॉडी हो गया जो कानून बनाएगा, फ्रांस देश के लिए कानून बनाएगा। एग्जीक्यूटिव वह बॉडी हो गया फ्रांस का जो कार्यपालिका कहलाएगा, बनाए हुए कानून को लागू करेगा। और जुडिशियरी वह बॉडी हो गया फ्रांस का जो कानून की रक्षा करेगा। इस तरह से फ्रांस देश की शक्तियाँ सरकार के 3 मुख्य संस्थाओं में यानी 3 मुख्य इंस्टीट्यूशन में बांट दिया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इससे पहले यानी इन संस्थाओं से पहले ये सारी शक्तियाँ राजा के पास था। राजा खुद कानून बनाता था, राजा खुद उस कानून को लागू करवाता था और राजा खुद फैसला देता था। यानी लुई 16 जो भी राजा थे बर्बन फैमिली के, वह यह तीनों शक्तियां अपने पास रखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब लुई 16 की शक्तियों को यहाँ सरकार के 3 अंगों में बांट दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र आया, यानी एक ऐसा तंत्र आया जहाँ राजा संविधान के अधीन हो गया। तो ये समझ में आ गया बच्चों।
अब आइए दूसरा समझिए। द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। यानी फ्रांस देश का जो संविधान था उसने कानून बनाने की शक्तियां नेशनल असेंबली के लोगों को दे दिया, और नेशनल असेंबली के जो भी सदस्य थे वो फ्रांस देश में इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। यानी फ्रेंच सिटीजन्स डायरेक्ट नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव नहीं करते थे। नेशनल असेंबली के सदस्य इलेक्टर्स के द्वारा चुने जाते थे। तो फ्रेंच सिटीजन्स सबसे पहले जिसे इलेक्ट करते थे वह इलेक्टर्स का एक ग्रुप होता था, और इलेक्टर्स लोगों का ग्रुप नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनता था। ये व्यवस्था थी। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं नेशनल असेंबली फ्रेंच सिटीजन्स के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। फ्रांस देश में सभी फ्रेंच सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था। वोटिंग राइट्स उन्हीं फ्रेंच सिटीजन्स को दिया गया था जिनकी उम्र 25 साल थी, या जो फ्रेंच सिटीजन सरकार को एक मजदूर के 3 दिन के मजदूरी के बराबर कम से कम टैक्स देते थे, उन्हीं फ्रेंच सिटीजन को वोटिंग राइट मिला था। और ऐसे फ्रेंच सिटीजन्स फ्रांस में एक्टिव सिटीजन्स कहे जाते थे। और जिन फ्रेंच सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिला था, या जितनी औरतें थी फ्रांस देश की, वे सभी पैसिव सिटीजन्स कहलाते थे। यानी जिन्हें वोटिंग राइट्स दिया गया था वह एक्टिव सिटीजन्स कहलाए, और जिन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था वह पैसिव सिटीजन्स कहलाए। इस तरह से वोटिंग राइट्स के आधार पर पूरे फ्रेंच सिटीजन्स को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक एक्टिव सिटीजन्स के ग्रुप हुए और दूसरे पैसिव सिटीजन्स के ग्रुप हुए। तो फ्रांस देश में वोटिंग राइट्स के अनुसार 2 ग्रुप बन गए। जिन्हें वोटिंग राइट्स मिला वो एक्टिव सिटीजन्स कहलाएं, और जिन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिला वह पैसिव सिटीजन्स कहलाएं। फ्रांस देश में इलेक्टर बनने के लिए या नेशनल असेंबली के सदस्य बनने के लिए हाईएस्ट यानी सबसे बड़े टैक्स पेयर के ग्रुप में रहना पड़ता था। यानी जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता था वही फ्रांस देश का इलेक्टर बन सकता है या नेशनल असेंबली का सदस्य चुना जा सकता है। यह व्यवस्था थी फ्रांस देश में। तो इस चीज़ को समझिए, फ्रांस देश में जब नेशनल असेंबली रूल करने आया तो महत्व किसको दिया गया? तो जिसके पास वेल्थ था, पैसा था। यह धनी लोगों की सरकार थी। इसको समझिएगा, फ्रांस देश में जो सरकार चल रही थी और जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी, इसका मतलब था कि यहाँ पैसे वाले लोगों का महत्व ज़्यादा था। इस सरकार में जो वेल्दी ग्रुप थे उन लोगों का महत्व ज़्यादा था। अब आता है तीसरा पॉइंट। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यानी फ्रांस का जो संविधान है उसकी शुरुआत कैसे होती है ये बताया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, मैन एंड सिटीजन, इसमें कहीं वुमेन नहीं है। औरतों को किसी तरह के अधिकार नहीं दिए गए थे। मैन यानी आदमी और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के साथ फ्रांस का संविधान शुरू होता था। यह व्यवस्था फ्रांस देश में दी गई।
फ्रांस देश का संविधान अपने देश के सिटीजन्स को, अपने देश के मैन को कुछ अधिकार दिए हैं। आप ध्यान से देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण अधिकार उसने अपने देश के लोगों को दिया। पहला अधिकार राइट टू लाइफ, यह फ्रांस का संविधान फ्रेंच सिटीजन्स को दिया, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसकी आज़ादी दी गई, बोलने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राय देने की आज़ादी। आपके पास कोई ओपिनियन है, आप दे सकते हैं, विचार, कोई विचार है किसी चीज़ के बारे में आप प्रकट कर सकते हैं, तो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन दिया गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता का अधिकार दिया गया। कानून के नज़र में सभी लोग सामान्य रहेंगे। इस तरह के अधिकार फ्रांस का संविधान अपने फ्रेंच सिटीजन्स को दिया। कहा गया ये सारे अधिकार नेचुरल राइट्स हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं। ये सारे अधिकार लोगों को जन्म से मिलना चाहिए, ऐसा फ्रांस में कहा गया। ये बर्थ राइट है, लोगों का ये जन्म सिद्ध अधिकार है। लोगों को जन्म से ये सारे नेचुरल राइट्स मिलने चाहिए और कोई भी सरकार लोगों की ये नेचुरल राइट्स को छीन न सके। यहाँ तक कहा गया कि लोगों को दिए गए ये सारे अधिकारों की रक्षा करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वह सरकार की है। यह सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने फ्रेंच सिटीजन्स के सभी अधिकारों की रक्षा करे। इस प्रकार से बच्चों, फ्रांस में एक नई व्यवस्था आई, जहाँ केवल राजा था, अब वहाँ एक संविधान आ गया था। यानी अब फ्रांस देश संविधान के अनुसार चल रहा था। नेशनल असेंबली के लोग राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त नहीं किए थे, याद रखिएगा। वे राजा की शक्तियों को केवल सीमित किए थे। इस प्रकार से फ्रांस को चलाया जा रहा था। अब इसके आगे की व्यवस्था हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों को इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। तो बच्चों, यह पढ़ाई आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अतुल सर पुनः बहुत जल्द एक नए वीडियो लेकर नए टॉपिक के साथ आपके सामने ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।